गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में कक्षा 9वीं में पूरक वाचन प्रकरण 2 राष्ट्र का स्वरूप पढ़ेंगे। राष्ट्र का स्वरूप जो है वह उनके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 और मृत्यु 1966 में हुई थी। उनका जन्म स्थान है खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश। हिंदी गद्य के लोक विश्रुत रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में 6 अगस्त सन 1904 को हुआ था। माता का निवास लखनऊ में होने के कारण इनका बचपन यहीं व्यतीत हुआ। माता पिता की छत्र छाया में रहकर अपनी शिक्षा भी अपने यहीं प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की थी और 1940 तक मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष रहे। 1941 में पीएचडी तथा 1946 में डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। 1946 से 1951 तक सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज़ म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1951 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ एंडोली भारतीय महाविद्यालय के प्रोफेसर पद को सुशोभित किया। सन 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा मुकुंद मुखर्जी व्याख्यानिधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त किए गए और व्याख्यान माला पाणिनि पर आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना, ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट्स सेक्शन बम्बई आदि संस्थाओं के सभापति भी रह चुके हैं। वे भारतीय मुद्रा परिषद तथा भारतीय संग्रहालय परिषद के सभापति रह चुके हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अन्वेषक तथा इतिहास और पुरातत्व के गहन विद्वान के रूप में देश भर में सम्मान पाते रहे। उनकी लिखी हुई प्रमुख संपादित पुस्तकें इस प्रकार है: उरु ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, भारत की मौलिक एकता। वासुदेव शरण जी का हमने परिचय देखा। वासुदेव शरण अग्रवाल जो है भारतीय संस्कृति पर बहुत ज़्यादा लिखा है। उन्होंने संस्कृत में कालिदास एवं बाणभट्ट के ग्रंथों को लेकर पुराण एवं महाभारत तक, हिंदी में विद्यापति अवहट काव्य से लेकर झांसी के अवधी भाषा के अमर काव्य पद्मावत तक विशाल बहुआयामी ग्रंथ रत्न उनके अवगाहन के विषय रहे हैं। उन्हें बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है और ग्रामर पर भी बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक एक कृति है उनकी। इसमें उन्होंने भारत विद्या का अनुपम ग्रंथ है, वहाँ उन्होंने पाणिनि जो जिस समय में थे उस समय में भारतवर्ष कैसा था उसका एक पूरा ग्रंथ लिखा है और इसमें उन्होंने पाणिनि रचित अष्टाध्यायी के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला है। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है राष्ट्र का स्वरूप, एक चिंतनात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने देश को राष्ट्र बनाने के लिए क्या कौन कौन से तत्व है उनकी चर्चा की है। भूमि पर बसने वाले जन और जन जन की संस्कृति, ये 3 तत्व है। क्या है? भूमि माने जहाँ पर हम लोग रहते हैं वह, जन माने लोग, और जन की संस्कृति, ये 3 तत्व है जो एक देश को राष्ट्र बनाते हैं। इन तीनों का राष्ट्रीय जीवन में महत्व प्रतिपादित करके लेखक राष्ट्र की जनता को यह अनुरोध करता है कि वह इनका मूल्य पहचाने तथा इनका गौरव करे। जो लेखक हैं उन्होंने भारत की भूमि के लिए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उनका इस निबंध में विवरण किया है। यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। राष्ट्र किसे कहते हैं? तो जो जमीन पर हम रह रहे हैं वह जमीन और वहाँ के लोग और
उनकी संस्कृति मतलब उनका रहन सहन, कपड़ा, रोटी, खाना, जो भी चीज़ें हैं वो उसे हम संस्कृति कहते हैं। तो भारत के लोग और भारत की संस्कृति तीनों पर उन्होंने लिखा है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। लेखक जो है वह कहना चाहते हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप माने जो पहाड़, नदी, जो भी है फिजिकल, उनको हमें जानना ही चाहिए। जानने के बाद उनकी समृद्धि के प्रति सचेत होना चाहिए। अगर हम अपनी सरहदों के बारे में ना जाने तो कोई भी कंट्री वाल मतलब कोई भी देश का व्यक्ति वहाँ घुस जाएगा और हमें परेशान करेगा और हमारी जो राष्ट्र है वो खतरे में आ जाएगा। तो हमें वह पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने कहाँ तक हमारी ज़मीन है और वो कहाँ कैसी है, कौन से स्वरूप में है। तो यदि हम ना समझे तो हमें देश को बचा नहीं पाएंगे। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता है जो है वो शक्तिशाली होगी, बलवती माने शक्तिशाली होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। लेखक कहना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीयता की हम विचारधारा नहीं जानेंगे, विचारधाराओं की जननी है। सच्चे अर्थ में जो समस्त राष्ट्रीय विचारधारा है वही सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। मतलब हम अपनी ज़मीन से जुड़े नहीं रहेंगे तो हमारा कोई मूल्य होगा नहीं। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। मतलब आप जितने देश के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही देश जो है वो शक्तिशाली होगा। और राष्ट्रीय भावों का अंकुर मतलब राष्ट्रीय भावना जब तक हम में नहीं होगी तब तक हम राष्ट्र को आगे लेकर जा सकते नहीं हैं। आपने सुना होगा कि जापानीज़ लोग हैं वो कभी कहीं पे भी जाए वो अपनी ही भाषा में बात करते हैं, वो अपने देश से बहुत जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे छोटा देश है फिर भी वो कितना दुनिया के साथ चलता है। और हमारा देश उससे कहीं बड़ा है मगर हम बहुत पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है वो अपनी राष्ट्रीयता के बारे में कम सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं? अपने बारे में सोचते हैं, हम देश के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसलिए हम पीछे हैं। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। हम ज्योग्राफी सीखते हैं तो ज्योग्राफी में क्या होता है कि ज़मीन किस प्रकार की है, बारिश कब होती है, कैसे बारिश का वो जो सर्कल है वो बनता है। हम सब पढ़ते ही हैं मगर पढ़ने के बाद हम देश के बारे में नहीं सोचते हैं। तो हम जो भारत के पढ़े लिखे लोग हैं जितने भी ज़्यादा पढ़ते हैं वो सब बाहर चले जाते हैं, दूसरे देशों में जाकर रहते हैं। तो जो अच्छा ही अच्छा ज्ञान है वो तो बाहर चला गया। जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, अच्छे माने जो देश के बारे में नहीं सोचते हैं वह उन लोगों की बात है। जो देश में रहकर देश के बारे में सोचते हैं उनके बारे में नहीं है। सब पढ़े लिखे लोग नहीं जाते हैं मगर बहुत सारे लोग जो है कंट्री से बाहर चले जाते हैं। तो वो हमारा धन है और वो चला जाता है तो हमारे देश को ही नुकसान होता है। हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघजलों से परिवर्तित प्रत्येक तृणलता
और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। हमारे यहाँ कितने वृक्ष हैं, उनका क्या उपयोग है, तो वो भी हमारे अध्ययन में होना चाहिए, ऐसा लेखक का मानना है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। हमारी ज़मीन, हमारा जो ज़मीन के अंदर जो भी अमूल्य निधि है, उनके बारे में जानना हमारा हक है और हमें जानना ही चाहिए। और लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने देश के बारे में ही नहीं जानते हैं, तो हम, जैसे हमारा घर है, तो हमारे घर में हमको पता होता है ना कि कहाँ कौन सा रूम है, उसमें कितने कबाट है, कि कबाट में कितना धन है, मतलब क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं। तो उसी तरह हमारा जो देश है, उनका जो अमूल्य धन है, वो कहाँ है, किस हालत में है, तो उसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। मगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते अपने देश के बारे में, तो फिर हम कहाँ से देश को आगे ले जा सकते हैं। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले खड़े पत्थर कुशल शिल्पियों ने सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। मतलब बहुत प्रकार के जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जिनको हम स्टोन बोलते हैं, तो वो जो है नदी के साथ बहते बहते बहुत सुंदर बन जाते हैं। और उन सिलवटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लादे हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, जिसे हम पोखराज और कलर कलर के जो स्टोन आते हैं, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हमें पता होना चाहिए। और उन पर जब कारीगर जो होता है, वो स्टोन के ऊपर पहल पाड़ते हैं, मतलब उसको घाट देते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। पृथ्वी और आकाश अंतराल में जो कुछ सामग्री भरे है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, हम लोग ने सागर को भी देखा है, तो सागर के अंदर भी बहुत सारे स्टोन होते हैं, जिसे मतलब शिप के अंदर मोती होते हैं, बहुत सारे जलचर प्राणी भी होते हैं। तो उन सब की चेतना और स्वागत के लिए नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। हमारे पास कितना बड़ा, मतलब बहुत बड़ा दरिया है। कंट्री का, भारत का आधा हिस्सा जो है वो उसके किनारे जो क्या बोलेंगे इसको, सागर जो है, हमने देखा है। तो सागर के किनारे जितने भी, मतलब मत्स्य उद्योग हो सकता है, मोती का उद्योग हो सकता है, सच्चे मोती जो है वो शिप के अंदर रहते हैं, तो वो हम जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ही राष्ट्र जो है वो ऊपर आएगा। विज्ञान और उद्योग दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। लेखक जो है वो देश के बारे में बहुत सोचते हैं और कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, सागर है, और उनके अंदर बहुत सारी अमूल्य निधियाँ भरी है। निधि माने बहुत सारी संपत्ति भरी है। तो उन संपत्ति के साथ उद्योग और विज्ञान को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को एक नया ठाठ माने एक बहुत महत्व देना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना न रहे। राष्ट्र के जितने भी लोग हैं, उन सबको हम काम दें, और काम के साथ साथ उनको
पैसे भी मिलेंगे और राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। तो लेखक जो बहुत अच्छा सोचते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र के दूसरे अंग है, और पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। लेखक जो कहते हैं कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य, जो हमने पहले क्या देखा, भूमि का देखा। भूमि माने कौन कौन सी जमीन है, मतलब कौन कौन से हमारे पास संपत्ति है। उसके बाद उन्होंने लोगों के बारे में, मतलब जन के बारे में बोल रहे हैं। मनुष्य हो न हो और राष्ट्र हो तो उसकी कल्पना असंभव है, मतलब उसे हम निर्जन कहेंगे। बिना जन के किसी का भी महत्व नहीं होता। कोई प्रदेश है वो निर्जन हो तो उसका मतलब कोई अंदर से जो फीलिंग होती है राष्ट्र की, वो वहाँ संभव नहीं है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी और मनुष्य दोनों साथ हो तभी राष्ट्र बनता है। एक सिर्फ मनुष्य हो और पृथ्वी न हो तो भी राष्ट्र नहीं बन सकता। सिर्फ जमीन हो और मनुष्य न हो तो भी राष्ट्र संभवित नहीं है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि, पुत्रोहम पृथ्विया। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जिनके हृदय में यह इस सूत्र का अनुभव है वही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इस भावना में राष्ट्र का निर्माण जो है वो अनुकूल उत्पन्न होते हैं। मतलब जिस जमीन में माता और पुत्र, मनुष्य और पृथ्वी का संबंध न जुड़ा हो, उसे हम आगे नहीं ले जा सकते, वह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाएगा। मगर भारत में बहुत से लोग हैं जो ऐसा मानते हैं और बहुत से लोग हैं जो ऐसा नहीं मानते हैं। मगर जितने भी लोग हैं वह सब जब ऐसा सोचेंगे कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, तभी हमारा राष्ट्र जो है वह आगे बढ़ सकता है। यहाँ तक हम करते हैं। इसके बाद का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीक में हम करेंगे। धन्यवाद।